अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। मुआशरे की एक बुंत होती है, एक फैब्रिकेशन होती है, जिसमें शादी एक बहुत अहम मोड़ होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, और मुआशरे की फैब्रिकेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट का किरदार अदा करता है। बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी मुआशरा हम देखें तो शादी के बंधन में बंधने वाले तमाम अफराद यही सोचते हैं कि हमारा जीना मरना अब इसी शख्स के साथ मंसूब है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सेपरेशन और तलाक की बढ़ते हुए रुझानात ने और बढ़ती हुई शरह ने हमें परेशानी में डाल दिया है। इसकी क्या मुमकिना वजूहात हो सकती हैं, ऐसा क्यों कर हो रहा है, और सोसाइटी की फैब्रिकेशन को कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो तबाह करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमें अब्दुल माजिद चौधरी साहब ने। आप माहिर कानून हैं और फैमिली केसेस को डील करते हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नायरा मलिक ने। आप मीडिया पर्सन हैं, एंकर पर्सन हैं, लाइफ कोच हैं। इनके अलावा इनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ है। दोनों को हम स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। माजिद साहब आपको भी और नायरा जी आपको भी स्टूडियो में खुश आमदीद। सबसे पहला जो सवाल है वो मैं चाहता हूँ कि अब्दुल माजिद चौधरी साहब से मैं पूछूँ कि आप चूँकि इन केसेस को डील करते हैं तो किस तरह की रेशो रहती है, क्या फीसद रहती है? देखें, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के पहले नंबर पे आता है जिसके अंदर डाइवोर्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। और बुनियादी तौर पे जो इसकी वजूहात हैं वो मुआशरे के अंदर एक गैर जो है वो तवाज़ुन सूरत हाल है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली कवानीन राइज हैं वो इस्लामी कवानीन है। अब हमारे माशरे के अंदर जो एक शादी की तकरीब होती है, जो निकाह होता है, सिर्फ वो एक निकाह की हद तक, और एक निकाह के अंदर एक जुमला ज़रूर लिखा जाता है कि जी ये शरीयत मुहम्मदी के तहत हम ये निकाह कर रहे हैं और इसका ये हक महर तय हुआ है और फ़लाँ फ़लाँ जो इसका गवाह है। लेकिन उसके बाद जब मियाँ बीवी की ज़िंदगी का आगाज़ होता है, इवन उस निकाह की तकरीब और इस जुमले के बाद की जो सारी तकारीब होती हैं वो मुकम्मल तौर पर गैर इस्लामी और गैर शरई होती है। अब होता ये है कि जब मियाँ बीवी की ज़िंदगी का आगाज़ होता है तो उन्होंने निकाह तो शरई किया होता है, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी के आपस के जो मामलात होते हैं वो शायद शरीयत के मुताबिक नहीं होते। अब हम मजमूई तौर पे जो पाकिस्तानी मुआशरा है वो अगर ये बात करें कि आधा तीतर और आधा बटेर वाला मुआशरा है, ना ये मुकम्मल तौर पर मजहबी हैं, ना ये मुकम्मल तौर पर मशरकी हैं, ना ये मुकम्मल तौर पर कोई स्टेट के जो कवानीन हैं उसको मानने वाले हैं। बहुत बुनियादी तरबियत की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान के अंदर तो शादियां भी जो हैं वो हादसाती तौर पे हो जाती हैं। माँ बाप बच्चों की परवरिश जो है वो आगाज़ यूँ करते हैं, उनकी तालीम हो, उनके कारोबार हो, इवन उनको उन्होंने अच्छे कपड़े पहनाने हो तो कहते हैं कि किसी को अच्छा दिखोगे तो तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो। वजूहात पे ज़रूर बहस करेंगे और आज का प्रोग्राम भी इसी पे मबनी है। हम चाहते हैं कि आप ज़रा स्टैट्स थोड़ी सी बता दें कि ये हालात कितने खतरनाक हद तक पहुंचते जा रहे हैं। जी अल्ताफ साहब, हम जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाहौर के अंदर 20 फैमिली कोर्ट्स हैं जो सिर्फ फैमिली केसेस को देखती हैं, 7 गार्डियन कोर्ट्स हैं। और अगर हम डाटा की बात करें तो एक जो है वो मोहतात अंदाजे के मुताबिक एनुअली कोई 20,000 के करीब जो है वो डाइवोर्स लाहौर शहर के अंदर होती हैं। अब मजमूई तौर पर अगर हम इस तादाद को देखें तो जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर कोई 1.25 लाख केसेस हैं जो फैमिली कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, जो कि अदालतों में चल रहे हैं। और अगर इसको मुल्क की सतह पे देखें तो ये जो औसत है ये कोई 2-2.25 लाख के करीब बनती है, जो कि बहुत अलार्मिंग है मजमूई तौर पे हमारे ख़ानदानी निज़ाम के लिए, मजमूई तौर पे हमारे कल्चर के लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए। क्योंकि जब मियाँ बीवी की आपस में सेपरेशन होती है तो सबसे ज़्यादा जो उस चीज़ को सफ़र करते हैं, जो सबसे ज़्यादा उस कर्ब से गुजरते हैं वो बच्चे होते हैं। मियाँ बीवी के तो उस वक़्त के जो मामलात हैं वो अपनी अपनी अनाओं के मुताबिक जो है वो तय हो जाते हैं, लेकिन उसका जो सब्सिक्वेंस जो उसका म्यूज़िक होता है वो फेस करते हैं उनके बच्चे। और जब आपने बच्चों की मुलाकातें, वो वाले बच्चे जिन्होंने एक मतवाज़न माहौल के अंदर अपने माँ बाप की तरबियत में रहना है, जब उन बच्चों की मुलाकातें अदालतों में माँ बाप के साथ होंगी और वो तलखियाँ लेके बड़े होंगे। बच्चों के हवाले से मैं आपको कुछ स्टैट्स मैं भी शेयर करते चलूँ कि 2022 के हाई कोर्ट का डेटा मेरे पास मौजूद है। 24,157 केस रिपोर्ट हुए थे एक साल के अंदर डिवोर्स के, जिसके अंदर मर्दों की जानिब से 13,540 केस रिपोर्ट किए गए और खातीन की जानिब से 9,827 केस फाइल किए गए, जिनमें से 831 केसेस को रिजॉल्व कर दिया गया रिकंसिलिएशन के बाद यूनियन काउंसिल की सतह पर।
और 2642 केस उस वक्त भी पेंडिंग मौजूद थे, और इस फिगर के अंदर 60,000 बच्चे ऐसे थे एक साल के अंदर जिन्होंने सफर करना था इस तलाक के नतीजे के अंदर। जैसे आपने बच्चों की बात की, अभी मैं मूव करना चाहता हूं नायरा मलिक साहिबा की तरफ कि कौन से बुनियादी ऐसे अनासिर आप समझती हैं। देखें, शादी बहुत सोच बूझ के और परख के बाद की जाती, तो उसके बाद तलाक का मामला कहाँ आ जाता है? थैंक यू अल्ताफ साहब। सबसे पहले मैं शुरू से बात करूंगी, जब शादी करने का फैसला किया जाता है फैमिलीज में, जी जरूर, तो हमारे यहाँ शादी जो की जाती है ना, वो शादी करने के लिए की जाती है, यानी कि दो लोग इकट्ठे साथ रहें, यही तरबियत हमारे फैमिलीज में दी जाती है। माँ बाप भी बेसिकली इसी चीज़ पे चल रहे होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने यूज़ किया वर्ड कि आजकल जो इंसान चल रहे हैं ना, खासतौर पे लड़के, वो डोंकी की रिजेम्बलेंस दी मैंने। तो किसी ने कहा आपने तो जानवर से बिल्कुल आपने मिला दिया। तो अगर आप देखें, गौर करें, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे ही उनके ऊपर बोझ लादा जाता है और उनको ये बताया जाता है कि आपने अब दो तरीके से आपने लड़कों को गधा कह दिया। एक तरह से तो हम समझ सकते हैं कि वो बहुत काम करते हैं, और दूसरी तरफ से उनकी अकल पे भी शुबा हो सकता है। सर नहीं अल्ताफ साहब, गधा जो है ना वो बहुत मेहनती होता है, उसके ऊपर आप बोझ लाते हैं और वो उसको सहता है। मैं इस हवाले से एक रिजेम्बलेंस मैंने दी है। और जब तक इंसान गधा तस्वुर करेगा खुद को और अपने ऊपर बोझ महसूस करेगा, तो वो इंसान कब बनेगा? आप इंसान बनने का मौका ही नहीं देते ना। आप लड़के की तरबियत इसलिए करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई तुम अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो तुम अपनी फैमिली को देख सकते हो। लड़कियों को हम थोड़ा सा पीछे इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने घरदारी करनी होती है, जबकि लड़कियों की तरबियत ऐसी होनी चाहिए, बच्चों ने ज्यादा वक्त लड़कियों के साथ। एक छोटी सी इंटरप्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि लड़कों को शुरू से बचपन से तैयार किया जाता है रूफ बर्डन लेने के लिए, वर्कलोड लेने के लिए। उनकी साइकोलॉजी के अंदर ये बात बैठा दी जाती है कि आपने लोड लेना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि तुमने जिंदगी गुजारने के लिए ये लाइफ पैटर्न इख्तियार करना है। ये क्यों नहीं बताया जाता कि जिंदगी अच्छे तरीके से भी गुजारी जा सकती है, चाहे आपके पास फैसिलिटीज कम है या ज्यादा है। उसके बाद ये क्यों नहीं बताया जाता कि भाई इसके बाद तुम्हारा एक जोड़ा है, तुमने उस लड़की के साथ जब शादी करनी है तो जो आगे बच्चे होंगे उनको इस तरह से लेके चलना है। हमारे माशरे में ये क्यों नहीं बताया जाता माँ बाप की तरफ से कि जब आप इस दुनिया में आए हैं तो मकसद को देखना है, ना कि इस चीज को कि शादी करके मरते दम तक उन चीजों को पूरा कैसे करना है। और फिर ये भी बताया जाता है कि एंजॉय आपने किया जाता है कि अगर कोई लड़का जिसकी आदत अच्छी ना हो या लड़की, दोनों तरफ से ही, तो उसकी जल्दी शादी कर दी जाती है। जी हाँ जी, वो यही समझा जाता है कि शायद वो एक लड़की बेचारी आएगी और वो आप बेशक उसको अपने ही तरह के एक फैमिली सेटअप से लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि वो आएगी और मेरे बेटे की तबीयत ऐसी सेट कर देगी। सॉरी टू से, जो काम आप सारा साल नहीं, इतने सारे सालों में नहीं कर सके, अपने बेटे को सुधार नहीं सके, वो आके थोड़े दिनों में सही कर देगी। जबकि आप उसको किसी ऐसे फैमिली सेटअप से नहीं लेकर आ रहे जहाँ पे बहुत ज्यादा तालीम दी जा रही है या उसको समझाया जा रहा है। उसको भी यही बताया जाता है कि बेटा अब तुम जा रही हो ना, तो अब तुम्हारी लाश ही आएगी वहां से, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चीज को ये मत समझिएगा कि मैं ये समझती हूँ कि लड़कियों को प्रमोट किया जाए कि हाँ कोई मसला हो तो आपने फौरन से माँ बाप से रुजू करना है या फिर आपने कानून की मदद लेनी है। नहीं, लड़कियों के ऊपर बेस करता है, लड़कियों की तालीम पे बेस करता है कि फैमिली को किस तरह लेकर चलना है। यहीं से बात हम आगे शुरू करेंगे। एक मेरे पास रिसेंटली खबर पहुंची कि एक सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की एक तालिबा है, तो वो किसी लड़के से बात करती थी। अब घर वालों को पता चला तो उन्होंने सबसे पहले उसका कॉलेज खत्म किया और उसके बाद फौरन उसकी शादी रख दी है। अब उसकी हार्डली उम्र होगी कोई 16 वर्ष। अब दूसरी तरफ जो बंदा उसे शादी करने जा रहा है, जो लड़का शादी करने जा रहा है, उन दोनों के दरमियान में क्या ये अच्छी जिंदगी गुजर पाएगी, बसर पाएगी, जब उस लड़के को पता चलेगा कि इस वजह से मेरे साथ इस लड़की की शादी कर दी गई या ब्याह दी गई। ये इन सवालों का जवाब आपसे हम चाहेंगे, लेकिन हम फिर दोबारा आते हैं अब्दुल माजिद चौधरी साहब की तरफ। आपके पास चूंकि केस पहुंचते हैं, फैमिली के केस, तो इसमें लड़के और लड़की का कितना किरदार होता है और खानदान का कितना किरदार होता है? देखिए, मजमूई तौर पे जो मसला है ना वो ये है कि शादी के हवाले से तरबियत का निज़ाम ही मौजूद नहीं है।
ٹھیک ہے، آپ ایک بچے کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں، آپ اس کو اسکول پہ بھیجتے ہیں، آپ اس کی دینی تربیت کے لیے اس کو مدرسہ میں بھیجتے ہیں، تو ایک مکمل ایک سلسلہ ہے جو آپ چلاتے ہیں، اور وہ ایک سٹیج پہ جا کے وہ ڈگری لیتا ہے، پھر وہ اس خاص سبجیکٹ کے اندر جا کے وہ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، پھر اس میں وہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو شادی کا بندھن ہے یہ تو پوری زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت کا نظام سرے سے ہی موجود نہیں ہے۔ میں نے آج تک، میرے تجربے میں ایسی کوئی بات میں نے آج تک سنا بھی نہیں ہے کہ کسی نے آ کے مجھے یہ بتایا ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ہم نے اپنے بیٹی کی تربیت کی کہ بیٹا جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے، آپ کے معاملات کیسے ہوں گے، کل کو جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ نے ان کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یا میں نے کبھی یہ سنا ہو کہ کسی ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہو کہ بیٹا جب آپ کی شادی ہو جائے گی، جب اس گھر کی بہو آئے گی جو تمہاری بیوی ہوگی، تمہارا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کی فطرت کیا ہوتی ہے، عورتوں کو ڈیل کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا ریلیجیس پرسپیکٹیو ایڈ کرتا چلوں کہ اگر ہم ریلیجیس پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں، تو ہندوؤں کے اندر طلاق کی شرح مسلمانوں سے کم ہے۔ اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال کم ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، تو اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ پرفارم ہو رہا ہے۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خاندان جو ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کا، وہ سیپریشن پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، یا پھر آج کل لڑکا اور لڑکی ان کے مزاج کے اندر ہی کچھ کنٹراڈکشن ہوتی ہے، ان کے مزاج جو ہے ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے۔ لیکن الطاف صاحب، میں آپ کو بڑی تلخ حقیقت بتاتا ہوں، ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ابتدائی طور پہ کہ ان کی کوئی صلح کا جو ہے وہ امکان ہو جائے، ان کی آپس کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات چل پڑیں کہ فیملیز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، وہ خاندان، وہ گھر والے، وہ بھائی، وہ باپ جو ابتدائی طور پہ اپنی بیٹی کو بڑے چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں، آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی، میں یہاں پہ کیس کوٹ کرتا ہوں کہ میں جو تھا وہ مرد کی طرف سے میں کونسل تھا اور میں عدالت میں گیا، تو لڑکی نے خلا فائل کیا اس گراؤنڈ پہ، جب یہ موسم چینج ہو رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، تو اس نے ساری رات پنکھا چلا کے رکھا، تو میں نے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو عدالت نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی اور کمرہ بھی ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل ہے، ہمارے گھر میں تو 10 گھر جو بیڈ روم کا گھر ہے ہمارا، ہم وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ وہاں چلی جاتی۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میں وہاں پہ کیوں جاتی، یہ وہاں پہ جا کے اپنا پنکھا کیوں نہیں چلا سکتا؟ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں، مطلب ایک چھوٹی سی بات پہ وہ بیچارہ جو بندہ تھا، اس کے 2-3 جو تھے اس کے بچے بھی تھے، وہ بیچارہ بچوں کو لے کے وہ میری منتیں کر رہا تھا، وہ کبھی عدالت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا، اور مجھے بہت تعجب ہوا کہ جب میں نے ان سے ان کی کوالیفیکیشن پوچھی تو مجھے پتا چلا کہ دونوں جو ہیں وہ PhD ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس معاملے میں وہ بھی سائلنٹ ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں، آپ نے تعلیم کی بات کی کہ 2 PhD اسکالرس جی میں ان کی بات کر رہا ہوں، معاشرے کے بہترین دماغ ہوتے ہیں، ان کی ذہنی صورتحال آپس میں باہمی رشتے کے اندر یہ چل رہی ہے۔ بالکل لاہور کے اندر جو کیس فائل ہوتے ہیں ڈیورس کے، اس کے اندر شالامار، شاد باغ اور DHA کے اندر ایک ہی جتنی ریشو پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ طلاق کی شرح کم ہے، اور جہاں پہ ذرا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ طلاق کی شرح زیادہ، دونوں جگہوں پر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ہم دوبارہ سے نائرہ ملک صاحبہ کی طرف موو کرتے ہیں اسی بات کو، چونکہ یہاں پہ ایک جینڈر کنٹروورسی آ گئی ہے کہ لڑکی نے کہا کہ میں کیوں جاؤں کسی اور کمرے کے اندر، یہ کیوں نہیں چاہتا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ لڑکی کا یہ سٹانس ٹھیک ہے؟ سر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ماجد صاحب نے کہ PhD دونوں کر رہے تھے یا کر چکے وٹ ایور، اب جب وہیں سے کنٹینیو کروں گی جہاں سے پہلے بات کری تھی، جب آپ نے پڑھائی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے حاصل ہی نہیں کی تو پھر آپ اپلائی کیوں کریں گے؟ آپ نے تو جس چیز کے لیے حاصل کی ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں، اور اس چیز کو بالکل الگ رکھا جاتا ہے کہ اس کا دماغ پہ بھی کچھ اثر ہونا ہے یا دماغ پہ بھی کوئی اس طرح سے کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس پڑھائی کو شامل کریں گے۔ تو یہ جو اگریسونیس ہے اور جو انائیں ہیں وہ تب کم ہوتی ہیں جس وقت آپ اپنی پڑھائی کو اپلائی کرتے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی آتی ہیں اور اس میں لڑکے بھی آتے ہیں۔ اچھا موسٹلی جو لڑکے ہوتے ہیں ان میں شاید غصہ زیادہ ہوتا ہے اور ڈومینیٹنگ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں نے تو ایسا ہی سنا ہے، لیکن میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ آپ نے اگر ریلیشن شپ چلانا ہے نا اور ایک چیز کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو چلانے کا سب سے بہترین یہ طریقہ ہے
کہ لڑکے کو اپنے حقوق پتہ ہو اور لڑکی کو اپنے حقوق پتہ ہو. ایک دوسرے سے حقوق چھیننے کی جنگ نہ چل رہی ہو کہ مجھے اب اس سے حق چاہیے. اب یہ جو ماجد صاحب نے ابھی اگزامپل دی کہ جی وہ کمرے میں نہیں جا سکتی, بھائی آپ اس سے برابری کیوں کر رہی ہیں؟ مسئلے کا حل نکالیں. ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تو ہوا کیوں اور کیا وجوہات ہیں, اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے میرے اوپر اٹیک کیا کیوں, جبکہ اس کا سمپل سلوشن یہ ہوتا ہے حل کیا ہے, مسئلہ حل ہوگا, میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں, دیٹس اٹ, ختم ہو گیا نا. جب آپ نے اس طرح کی روش اختیار کرنی ہے نا, اپنے مائنڈ کو اتنا سکون دینا ہے کہ بھائی زندگی گزارنی ہے اور خوبصورت طریقے سے گزارنی ہے, جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا نا کہ یہ جو لمحہ ہے نا یہ دوبارہ نہیں آنا, تو یہ اس چیز کے احساس, یہ صرف ایک لائن ہے. ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے پاس پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے.